नमस्कार दोस्तों, अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल चैनल पर मैं एचआर चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के भूगोल के पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने भारत के भूगोल के टॉपिक्स के बारे में बात की थी कि किन किन टॉपिक या किन किन चैप्टर्स में से किस प्रकार से हमको पढ़ना है और किस प्रकार के हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बाकी के चैप्टर्स में हम देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं। तो हमने पिछली कक्षा में 5 चैप्टर तक की चर्चा कर ली थी, जिसमें हमने भारत की स्थिति, भारत के भौतिक प्रदेश, जलवायु, वनस्पति एवं मिट्टियों के बारे में चर्चा कर ली थी। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं चैप्टर 6, भारत की जनसंख्या। भारत की जनसंख्या में हमारे सिलेबस में 3 टॉपिक दिए गए हैं: जनसंख्या का वितरण, घनत्व एवं वृद्धि। जनसंख्या के वितरण से तात्पर्य है कि किन किन राज्यों तथा किन किन केंद्र प्रदेशों में जनसंख्या ज्यादा पाई जाती है तथा जनसंख्या कम पाई जाती है। तो इस दृष्टि से हमें जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य याद होने चाहिए तथा जनसंख्या की दृष्टि से हमें 4 छोटे राज्यों के नाम याद होने चाहिए। हमसे प्रश्न पूछा जाएगा तो जनसंख्या की दृष्टि से राज्यों का क्रम पूछा जा सकता है। ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या की दृष्टि से हमसे क्या पूछा जा सकता है? राज्यों का क्रम, कि जनसंख्या घटता हुआ क्रम बताइए, या फिर जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है, या फिर किन किन राज्यों में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है। इसी प्रकार से हमको 4 छोटे राज्य तथा इसी प्रकार से हमको केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि केंद्र शासित प्रदेशों का क्रम भी हमें याद होना चाहिए कि भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या पाई जाती है तथा किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा सेकंड है हमारे यहाँ पर घनत्व, डेंसिटी, की जनसंख्या घनत्व। पहली चीज, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। ठीक है, यहाँ पर हम बता दें कि हमें 2011 की जनसंख्या के आंकड़े ही याद करने होते हैं। तो जनसंख्या घनत्व कितना है भारत का, फिर सर्वाधिक घनत्व किस राज्य का है। सर्वाधिक घनत्व की दृष्टि से 4 बड़े राज्य हमें याद रखने हैं और इसी प्रकार से हमको 4 छोटे राज्य, ठीक है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि 4 बड़े राज्य और 4 छोटे राज्य। 4 के लिए इसलिए कहा जा रहा है आपको कि हमसे क्रम पूछा जा सकता है कि जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से 4 बड़े राज्यों का आप बताइए, क्रम बताइए। तो हमें क्रम याद करने के लिए, इस प्रकार के प्रश्न करने के लिए हमको 4 नाम याद होने चाहिए। इसी प्रकार से हमें केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा कि दोनों चीजों में, जनसंख्या के वितरण और जनसंख्या के घनत्व, दोनों में हमें 4 बड़े तथा 4 छोटे राज्यों का नाम याद होना चाहिए। इसके बाद वृद्धि, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिए, वृद्धि से तात्पर्य है वृद्धि दर, कि पिछले दशक से तात्पर्य है 2001 से लेके 2011 तक। पहली चीज, भारत की जो जनसंख्या है उसकी वृद्धि दर कितनी रही है। ठीक है, कितने प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि दर रही है। उसके बाद सर्वाधिक वृद्धि दर किन राज्यों की रही है। तो फिर वही चीज, हमें कम से कम 3-4 के नाम याद होने चाहिए। फिर न्यूनतम वृद्धि दर किस राज्य की और किन किन केंद्र शासित प्रदेशों की रही है। इसके अलावा एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये प्रश्न भी कई एग्जाम्स में पूछा गया है कि जनसंख्या का
विभाजक वर्ष कौन सा रहा है या कौन सा दशक जनसंख्या का विभाजक वर्ष रहा है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, वर्ष 1921 में जनसंख्या में क्या हुई थी, भारी कमी हुई थी और जनसंख्या वृद्धि दर माइनस में चली गई थी। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस दशक को जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष या दशक कहा जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कि वर्ष 1921 को क्या कहा जाता है, जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। तो जनसंख्या से संबंधित हमारे भारत में केवल 3 टॉपिक दिए गए हैं, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का घनत्व एवं जनसंख्या की वृद्धि। और वृद्धि के अंतर्गत हमको केवल यहाँ पर क्या याद रखनी है, वृद्धि दर याद रखनी है। जनसंख्या के आंकड़ों के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट। और आपदा प्रबंधन के अंतर्गत हमारे पाठ्यक्रम में केवल 3 आपदाएं दी गई हैं। एक हमारे दी गई है बाढ़, अगला हमारे है भूकंप एवं एक है हमारे भूस्खलन। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इस टॉपिक में हमारे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहली चीज अगर हम बाढ़ की बात करें, देखिए बाढ़ क्या होती है कि नदी के जल में जब वृद्धि हो जाती है और नदी का जल तटबंधों को तोड़कर बहने लगता है, उसको क्या कहा जाता है, बाढ़ कहा जाता है। यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो हम 3 शोक पढ़ते हैं, ठीक है। शोक मतलब दुख या सोरो। जैसे हम पढ़ते हैं बंगाल का शोक, किस नदी को कहा जाता है, तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इसी प्रकार से बिहार का शोक कोसी को और उड़ीसा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो महानदी को कहा जाता है। इन्हें शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन नदियों में क्या होता है, ये नदियां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है इनमें, या फिर ये अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए कुख्यात है। और जब कभी भी नदियों में बाढ़ आती है तो इससे जन धन की हानि होती है, कई पशुओं की मृत्यु हो जाती है, फसलों का नुकसान होता है, मृदा का कटाव होता है। तो इत्यादि कारणों के कारण, बाढ़ के कारण इनको क्या कहा जाता है, शोक कहा जाता है। यदि हम बाढ़ आयोग की बात करें, देखिए प्रश्न किस प्रकार से आपसे पूछे जाते हैं। आपसे ये चाहे न पूछे जाए, लेकिन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग, भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई। तो आपको पता होना चाहिए कि 1976 में, 1976 में भारत में राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की गई, ठीक है। बाढ़ से होने वाली हानि का अंदाजा लगाने के लिए या होने वाली हानि से बचाव के लिए किसकी स्थापना की गई, राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना की गई। इसके अलावा बाढ़ आने की पूर्व सूचना देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया, और उस आयोग का गठन कब किया गया, वर्ष 1958 में, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, कब बाढ़ की पूर्व सूचना देने के लिए एक आयोग का गठन किया गया। तो इस प्रकार के हमको प्रश्न पढ़ने हैं। इसके अलावा किन किन राज्यों में बाढ़ की जो हानि होती है वो सर्वाधिक होती है, कौन कौन सी नदियों में क्या आता है, बाढ़ आती है। तो ये हमारे इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद हमारे नेक्स्ट प्राकृतिक आपदा है भूकंप, अर्थक्वेक। तो भारत के संदर्भ में यदि हम बात करें तो भारत को 4 भूकंप जोन में विभाजित किया गया है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। और कई एग्जाम्स में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत को कितने भूकंप जोन में विभाजित किया गया है। तो भारत को 4 भूकंप जोन में विभाजित
किया गया है। फिर आपको ये देखना है कि किस भूकंप जोन में कौन कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। जहां पर ज़्यादा भूकंप आते हैं वो कौन से क्षेत्र हैं, तो हिमालय वाले क्षेत्र या फिर जहां पे प्लेटें आपस में टकरा रही हैं उन क्षेत्रों में भारत में भूकंप सर्वाधिक आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमसे पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कब की गई। किसकी? भारत में प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना कब की गई। तो ये चीज देख लीजिएगा कि वर्ष 2015 में। कहां पर? देहरादून। ठीक है, कहां पर है ये? उत्तराखंड में। तो वर्ष 2015 में देहरादून में भारत में प्रथम भूकंपीय चेतावनी प्रणाली की स्थापना की गई। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न हमसे भूकंप में से पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भूस्खलन। भूस्खलन क्या होता है? कब पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में। प्रमुख चीज ध्यान दीजिएगा कि भूस्खलन कहां पर होता है? पर्वतीय क्षेत्रों में। जब गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो चट्टानें नीचे की ओर खिसकती है या फिर जो मलबा है वो नीचे की ओर खिसकता है तो उसको क्या कहा जाता है? भूस्खलन कहा जाता है। तो प्रमुख रूप से ये कहां पर की जाएगी भूस्खलन? तो पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन की जो घटना है वो ज्यादा देखी जाती है। अब भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ का गठन किया गया है। किसका गठन किया गया है? ये चीज ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। ठीक है, इसकी स्थापना भारत में कब की गई है? तो वर्ष 2006 में। ठीक है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में आपदा प्रबंधन के लिए एनडीआरएफ का गठन कब किया गया है? तो वर्ष 2006 में भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल का गठन किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय जो आपदा प्रबंधन है इसके लिए एक राष्ट्रीय नीति लागू की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कब लागू की गई है। आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय नीति का गठन किया गया है वर्ष 2016 में। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे इस आपदा प्रबंधन वाले टॉपिक में से पूछा जा सकता है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आपसे केवल वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो टॉपिक आपके पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। जब हम एक स्टूडेंट के नज़रिए से सोचते हैं तो हम क्या होता है कि कोशिश ये करते हैं कि हम सब कुछ पढ़ लें, लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है कि आपको केवल आपके पाठ्यक्रम में दिए गए टॉपिक ही पढ़ने चाहिए। आपके पाठ्यक्रम से बाहर कभी कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, और यदि गलती से पूछा भी जाता है तो वो बाद में क्या हो जाता है? रद्द हो जाता है या फिर डिलीट हो जाता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप पढ़ाई करें तो आपकी टेबल पर आपका पाठ्यक्रम होना चाहिए कि हमें केवल इन पाठ्यक्रम में जो जो टॉपिक्स दिए गए हैं केवल उन्हीं का अध्ययन करना है। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है प्रमुख फसलें। इस टॉपिक के बारे में स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि इस टॉपिक में हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। तो देखिए, जब हम प्रमुख फसलों की बात करते हैं तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है कि रबी की फसलें कब बोई जाती हैं, कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। फिर खरीफ की फसलें, कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत आती है, कब इनको बोया जाता है, कब इनको काटा जाता है। और तीसरा जायद की फसलें। तो भारत में ऋतु के आधार पर फसलों को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। तो इनका बोया कब जाता है और इनको काटा कब जाता है, पहली चीज आपको इसका याद रखना आवश्यक है। सेकंड चीज, कौन कौन सी फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है,
इसके बाद अगर हम बात करें तो प्रमुख खाद्यान्न फसलें, प्रमुख खाद्यान्न फसलें, खाद्यान्न फसलों की हम बात करें तो हमारे प्रमुख रूप से आ जाता है चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा और मक्का, एक जो भी मान लीजिए, ठीक है। प्रमुख रूप से ये फसलें आ जाती है। चावल में हमें ये पढ़ना है कि भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं, तो जितना लेटेस्ट हो सके वो डेटा आपको पढ़ना है, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है, पहली चीज, भारत में सर्वाधिक चावल के अंतर्गत बोया गया क्षेत्र कौन से राज्य में है, या फिर सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाले 4 राज्यों के नाम बताइए या फिर क्रम बताइए। तो इस प्रकार के हमसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक चीज आपने पढ़ा होगा कि असम में चावल की 3 फसलें प्राप्त की जाती हैं, कौन कौन सी, अमन, ओंस और बोरो। तो कब कौन सा शीतकालीन चावल है, कौन सा ग्रीष्मकालीन चावल है, ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसी प्रकार से हम गेहूं की बात करें तो भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन किन राज्यों में होता है, ठीक है, इनका क्रम क्या है आपको ये याद रखना है। इसी प्रकार से भारत में ज्वार, बाजरा, मक्का और जौ, इनके उत्पादक क्षेत्रों को याद रखना है। अगर हम तिलहन की बात करें, अगर हम तिलहन की बात करें तो तिलहन के अंतर्गत हमारे प्रमुख रूप से आ जाता है मूंगफली और सरसों, ठीक है, कि भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन कौन से राज्य में होता है, दक्षिणी भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है, सरसों राज्य किसको कहा जाता है, किस राज्य में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है, कौन कौन से राज्यों में सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक फसल कपास, गन्ना, जूट, इनके भी आपको उत्पादक राज्यों का क्रम याद होना चाहिए कि किस राज्य में कपास की उत्पादन ज्यादा होता है, कौन कौन सी किस्में, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कपास में हमको कौन कौन सी किस्में का उत्पादन होता है ये आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नारियल, कहवा और चाय, ये 3 फसलों का उत्पादक राज्य भी आपको याद होने चाहिए कि किन किन राज्यों में इनका उत्पादन होता है। सर्वाधिक कहवा का उत्पादन किस राज्य में होता है, इसके अलावा चाय का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है। इसके अलावा हम जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इनसे रिलेटेड जो क्रांतियां हैं, क्या इनसे रिलेटेड, कृषि से रिलेटेड जो क्रांतियां हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, ठीक है। हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई, 1966 से प्रारंभ हुई 1969 के मध्य, ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग को इसका प्रणेता माना जाता है। भारत में इसके प्रणेता कौन थे, तो एम.एस. स्वामीनाथन इसके प्रणेता थे। क्या क्या हुआ हरित क्रांति में, किस फसल को ज्यादा लाभ हुआ, क्या क्या तकनीकें अपनाई गई, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। फिर श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है, ठीक है। भारत में ये श्वेत क्रांति के प्रणेता कौन है, तो वर्गीज कुरियन है। इसके अलावा कब प्रारंभ की गई, तो वर्ष 1970 में प्रारंभ की गई। इसके अलावा जैसे रजत क्रांति है तो आपको पता होना चाहिए कि अंडा उत्पादन से रिलेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि गुलाबी क्रांति, तो गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, झींगा मछली कह लीजिए या फिर प्याज से संबंधित है। तो इस प्रकार के फैक्ट्स हमको याद होने चाहिए। कि बादामी क्रांति किससे रिलेटेड है, तो बादामी क्रांति मसाला जो है उनके उत्पादन की वृद्धि करने इनसे संबंधित है। इसके अलावा भारत में रेशम का उत्पादन, देखिए कुछ फसलों की बात करें तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा, एक तो मसाला आ जाएंगे और एक आ जाएगा रेशम, कि भारत में किस किस्म का रेशम सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत में मलबरी किस्म का रेशम तो सर्वाधिक उत्पादित किया जाता है
और मूंगा किस्म का रेशम है वो न्यूनतम उत्पादित किया जाता है। इसके अलावा क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि भारत को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि भारत को कितने कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान देना चाहिए कि भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक प्रदेश, कई बार स्टूडेंट क्या होता है कंफ्यूज हो जाता है कि कृषि जलवायु प्रदेश पूछा है या कृषि पारिस्थितिकी प्रदेश, ये दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। जब हम कृषि जलवायु प्रदेशों की बात करते हैं तो भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया गया है, लेकिन यदि कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों की बात करते हैं तो कितने, 21 कृषि पारिस्थितिकी प्रदेशों में विभाजित किया गया है। अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक है भारत के उद्योग। तो यहाँ पर केवल ध्यान देने योग्य जो बात है वो देखिए कि हमारे केवल 2 ही उद्योग दिए गए हैं पाठ्यक्रम में, एक है लौह इस्पात उद्योग और दूसरा है सूती वस्त्र उद्योग। तो हमें फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के सिलेबस के अनुसार केवल 2 ही उद्योगों को ढंग से पढ़ना है और इसमें से हमारे कंफर्म प्रश्न पूछा जाता है। अब हम पहले बात करते हैं लौह इस्पात उद्योग की। देखिए, जब कभी भी आप इस प्रकार के टॉपिक पढ़ें तो हमें मैप के द्वारा इन चीज़ों को पढ़ना है, और यदि आप पुराने प्रश्न पत्रों का अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि इस टॉपिक में से मानचित्र के प्रश्न पूछे गए हैं और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ बात करें तो देखिए, पहली चीज जब हम लौह इस्पात उद्योग की बात करते हैं तो आप लोगों को पता है कि सबसे पहले टिस्को, TISCO टिस्को 1907 में जमशेदजी टाटा ने साकची नामक स्थान पे लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की, जिसका नाम था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको क्या कहा गया, टिस्को कहा गया। इसके पश्चात 1918 में इसको इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई और वर्ष 1923 में विश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना भद्रावती कर्नाटक में की गई। तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में प्रथम लौह इस्पात का कारखाना कहाँ पे लगाया गया, दूसरा कहाँ पे लगाया गया और तीसरा कहाँ पे लगाया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना चाहिए कि मैप में भी हमसे पूछा जा सकता है। आपको यूं पॉइंट दे देंगे 1 2 3 4 और 4 हमें क्या दे देंगे, ऑप्शन दे देंगे और कह देंगे कि पहचानिए कौन सा कहां पर स्थित है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको याद होना चाहिए कि भारत में प्रमुख लौह इस्पात उद्योग के केंद्र कौन कौन से हैं। जैसे राउरकेला कहां पर है, उड़ीसा में है। भिलाई कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। सलेम तमिलनाडु में है। इसके अलावा इनकी जो स्थापना है उसमें किस देश ने सहयोग किया, जैसे दुर्गापुर जो पश्चिमी बंगाल में है ये ब्रिटेन के सहयोग से स्थापित किया गया, जबकि राउरकेला उड़ीसा वाला ये जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया और भिलाई जो छत्तीसगढ़ में स्थित है इसका स्थापना संयुक्त रूस, USSR जो अब वर्तमान में क्या है रूस है, इसके सहयोग के द्वारा स्थापित किया गया। तो यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछे गए हैं कि कौन सा कारखाना किस राष्ट्र के सहयोग से स्थापित
किया गया। और ये मैपिंग आपको मानचित्र में इन लौह इस्पात केंद्रों की स्थिति का ज्ञान होना आवश्यक है, क्योंकि इस प्रकार का प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और हम इस प्रकार के प्रश्नों को तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमें मानचित्र में इनकी यथा स्थिति का ज्ञान हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग में से किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि पहली चीज, भारत में पहला सूती वस्त्र उद्योग का कारखाना कहां पे लगाया गया। ठीक है, एक आपने नाम सुना होगा मैनचेस्टर कहां पर है, ब्रिटेन में एक स्थान है जो किसके लिए प्रसिद्ध है, सूती वस्त्र उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब इस मैनचेस्टर की संज्ञा भारत के कुछ नगरों को दी गई है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, या फिर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, या फिर दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, या फिर भारत का कॉटनोपोलिस किस नगर को कहा जाता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है पूर्व का बोस्टन। ठीक है, ये किस नगर को संज्ञा दी गई है। ठीक है, क्या क्या पूछा जा सकता है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, या फिर भारत का कॉटनोपोलिस किसे कहा जाता है, या पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है। तो यदि हम भारत के मैनचेस्टर की बात करें तो भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद को, जबकि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, कानपुर जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में स्थित है। भारत का कॉटनोपोलिस जो वस्त्र नगरी है वो किसको कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है। और पूर्व का बोस्टन किसे कहा जाता है, अहमदाबाद को कहा जाता है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें किस राज्य में स्थित है, या दूसरे नंबर पर सूती वस्त्र की मिलें किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार के प्रश्न हमसे सूती वस्त्र उद्योग में से पूछे जा सकते हैं। केवल ध्यान ये दीजिएगा कि हमें केवल 2 ही उद्योगों का अध्ययन करना है, लौह इस्पात उद्योग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री एंड सूती वस्त्र उद्योग कॉटन इंडस्ट्री। इसके अलावा आपके 2 टॉपिक हैं, पर्यावरण प्रदूषण एवं सतत विकास। तो इनमें से हमसे पूछा जा सकता है कि भारत में सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है, या सर्वाधिक प्रदूषित शहर कौन सा है। इनमें से ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, तो हमारे जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो बनते हैं भारत के भौतिक प्रदेश और स्थिति में से। इसके अलावा जलवायु और उद्योगों में से हमारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं है, अच्छे से आपको इनका अध्ययन करना है। आप अपने स्तर पे नोट्स बनाइए। ठीक है, अच्छी पाठ्य पुस्तकों और प्रामाणिक पुस्तकों का संकलन कीजिए और उनमें से स्वयं के नोट्स बनाइए। आप किसी एक गाइड के भरोसे नहीं रहिए, क्योंकि देखिए आप लोगों को पता है कि सिलेक्शन लेने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, क्योंकि जिस प्रकार का कंपटीशन है कि हमारे कंपटीशन में बहुत से कैंडिडेट्स बैठते हैं और जो पोस्ट आती है वो गिनती की चाहे 500, 600 या 700 आएंगी और आपके हजारों और लाखों कैंडिडेट्स एग्जाम्स में बैठते हैं। तो सिलेक्शन लेने के लिए हमको कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। तो अपने जो विचार हैं उनमें सकारात्मकता लाइए, मानिए कि हाँ मैं सिलेक्शन लूँगा और इस बार जो भी वैकेंसी आएगी उसमें एक पोस्ट मेरी है। उसके बाद पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आपको अपना अध्ययन करना है।
उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। आगे भी इसी प्रकार से आपकी परीक्षा से रिलेटेड टॉपिक्स पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।